हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है द हिंदू के नए सेशन के साथ। आज संडे को हम आ गए हैं अपनी क्लास को लेकर के। आज जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई है उसको हम देखेंगे। संडे जब आता है तो साइंस बेस्ड एडिटोरियल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो आज भी एडिटोरियल्स है। एक तो एडिटोरियल जो है वो HPV के बारे में बात कर रहा है, जो कि वैक्सीन है एक तरीके की, जिसको कैंसर को क्योर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इसको लेकर के है। साथ के साथ में H5N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस चल रहा है उसके बारे में हमने बहुत प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है। उसके ऊपर अभी एक आर्टिकल आया है कि वो किस तरीके से, अगर जो पहले तो ये होता है कि ह्यूमन टू एनिमल जो चीज़ें होती हैं या फिर एनिमल टू ह्यूमन जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में होता है, लेकिन ये जो एक तरीके की जो वायरस आई है उसमें बोला गया है कि क्या इसके एनिमल्स से ह्यूमन के ऊपर में ट्रांसमिशन होने के क्या चांसेस हैं, नहीं है। इसके बारे में एक स्टडी की गई है, उसके बारे में देखेंगे। साथ के साथ और भी बहुत छोटी बड़ी न्यूज़ेस है जिसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे, उसके बाद उसकी इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए आज की क्लास को, और सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या है। सबसे पहले हम हाईलाइट्स देखते हैं किन टॉपिक्स पे हमको डिस्कशन करना है। तो सबसे पहली बात है एन एड्रेस इन इंडिया माइंडेड एट पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर बात की गई है जैसे कि CAA जो है, CAA के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर बात कर ली है कि किस तरीके से जो भी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो कंट्रीज़ है जहाँ पर हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में हैं, उनको यहाँ पर आने के लिए परमिशन दी गई है इंडिया में। और 2019 के बाद जो लोग आए हैं उनको सर्टिफिकेशन के थ्रू हमारे यहाँ नागरिकता दी जा रही है। तो अभी इसी से रिलेटेड चीज़ें आई है कि अब जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में जो एक जो ऑफिसर है जिनके ऊपर में पूरे ये सारी चीज़ें अधिकार दी हुई हैं उनको, या फिर राइट्स दिए हुए हैं कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जिन भी व्यक्तियों को लगता है कि ये बिल्कुल सही तरीके से वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं, उनको क्या किया जा रहा है, हमारे यहाँ की सिटीजनशिप दी जा रही है। उससे रिलेटेड ये मुद्दा है, लेकिन इसमें तो कुछ इशूज़ भी आए हैं, जैसे कि एक फैमिली के बारे में स्पेशली बात की गई है जिनके सारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी प्रोसेस गवर्नमेंट ने बोले हैं वो उनको फॉलो करके आए हैं। उनका 40 मिनट का पूरा सेशन भी चला है, उनसे इंटरोगेशन भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको CAA का जो सिटीजनशिप नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके के कुछ इशू रिलेटेड न्यूज़ आई है, इसको देखेंगे क्या मुद्दे हैं। अगली हमारी न्यूज़ क्या है जो कि मैं बात कर रही थी, किसके बारे में, कथकली के बारे में। यहाँ पर बोला गया है कि IIIT जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो क्या कर रहा है, जो कलामंडलम है, कलामंडलम कौन है, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं कई बारी। पिछले मंथ यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये जो है कथकली को एक तरीके से प्रमोट करने वाली संस्था है, उनका अभी IIIT जो IIIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके साथ मिलकर के कोलैबोरेशन चल रहा है, और जो कथकली है उसमें AI के यूज़ करने की बात चल रही है। कथकली में लगभग 24 जो है फॉर्म्स है, यानी कि मुद्राएं हैं अलग अलग, तो उसको AI के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसके ऊपर बात की जा रही है। मतलब कि एक तरीके से कल्चर को किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ में अब ऐड ऑन कर सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च हो रही है, तो देखेंगे। साथ के साथ इस पूरे महीने कह लीजिए या फिर पिछले 2-3 महीनों में कथकली बहुत न्यूज़ में रहा है, तो उसको हम आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से आज रिविज़न करेंगे। साथ के साथ में कथकली जो है एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, और हमारे इंडिया में लगभग 7 जो है फ़िलहाल में क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो उनके बारे में भी हम एक रिवीजन ले लेंगे कि क्या वो होता है, किस रीज़न से वो रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, और उसमें क्या ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से आपके 2-3 क्वेश्चन UPSC में आते ही आते हैं, ठीक है। तो देख लेंगे हम इनको। साथ के साथ अगली जो न्यूज़ क्या है, इंडिया आस्क स्टूडेंट इन किर्गिस्तान टू स्टे इंडोर्स। तो अभी यहाँ पर रिसेंट में एक बड़ी एक तरीके से घटना निकल के आई है किर्गिस्तान में। वहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो इंडियन और पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का थ्रेट आया हुआ है। तो हम न्यूज़ देखेंगे और क्यों ये कंसर्न निकल के आया है, और क्यों किर्गिस्तान के लोग इस तरीके से पेश आ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 देशों के बीच में रिलेशन की बात हो रही है, रेसिज्म की बात हो रही है, तो उसको देखेंगे। साथ के साथ किर्गिस्तान को मैप के थ्रू भी हम देखेंगे कि कहाँ पर उसकी एक जियोग्राफिकल स्टेटस है, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस वजह से आज हम, संडे है, आज की क्लास को बहुत यूज़फुल बनाते हुए क्या करेंगे, मैपिंग भी देखेंगे।
अगली न्यूज़ क्या है, स्टेइंग पावर। ये जो स्टेइंग पावर है, ये पावर दो तरीके से है। कोल के बारे में बात की जा रही है, और किस कोल के बारे में, लिग्नाइट के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया में इसका क्या स्कोप है, किस तरीके से ये पावर जनरेशन में हेल्प कर सकता है, साथ के साथ में इसके जो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको कैसे मिटिगेट करके, कम करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, साथ के साथ में जो क्लाइमेट है या पर्यावरण है उसके साथ बैलेंस बना करके चल सकते हैं। तो देखेंगे इस एडिटोरियल के बारे में। अगली न्यूज़ क्या है, वाई इज़ आरबीआई कीपिंग एन आई ऑन गोल्ड लोन्स। तो ये जो एडिटोरियल है, एक तरीके से एडिटर की जो न्यूज़ आई है, यहाँ पर ये बात की गई है कि जो गोल्ड लोन्स हैं वो क्या है, बेसिकली ये जो एडिटोरियल एनबीएफसी से रिलेटेड है ऐसे तो, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि गोल्ड लोन्स को आरबीआई किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है और क्यों रेगुलेट कर रहा है, साथ के साथ में एनबीएफसी को लेकर के ये पूरी आर्टिकल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एनबीएफसी को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, बाकी बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा अलग हटके काम करता है। तो क्या है एनबीएफसी, इसके बारे में देखेंगे। काफ़ी अच्छी प्रीलिम्स के ओरिएंटेड हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, इंडियाज़ गेटवे टू सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पर हम चाबहार पोर्ट के बारे में कुछ दिनों से न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, आज उसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है, और न्यूज़ में हमने मोर और लेस बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन आज हमें क्या करना है, आज हमको थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी है, और स्पेशली जो है इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के रिस्पेक्ट में ये पूरे एडिटोरियल को हमको देखना है कि चाबहार पोर्ट स्पेशली, कल हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की है, जैसे कि सेंट्रल एशिया, साथ के साथ रशिया के साथ व्यापार, यूरोप के साथ व्यापार, सारे डायमेंशंस हम देख चुके हैं। बट आज जो ये एडिटोरियल है वो अफगानिस्तान को सेंटर में रख करके बनाया गया है, लिखा गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या न्यूज़ है और क्या उसके इम्पॉर्टेंस है चाबहार पोर्ट के, अफगानिस्तान को ठीक करने के लिए वहाँ पे जिस तरीके से तालिबान वगैरह की व्यवस्था चल रही है उसके रिलेटेड। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, HPV वैक्सीन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर इन डिप्राइव्ड ग्रुप्स। तो यहाँ पे एक स्टडी आई है, सर्वाइकल कैंसर जो होता है, सर्विकल कैंसर बेसिकली वुमेंस में होता है, और ये बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से कुछ सालों में निकल करके आ रहा है। सबसे ज़्यादा केसेस इसके निकल के आ रहे हैं। महिलाओं में दो टाइप के कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा सर्वाइकल कैंसर। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कैंसर हैं, और कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा घातक बीमारी है, क्योंकि अभी तक इसकी एक प्रॉपर स्टडी, जो कीमो वगैरह होता है उसमें जान बिल्कुल बच जाएगी इसकी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे इसके स्टेजेस होते हैं। अगर इनिशियल जो स्टेजेस होते हैं वहाँ पर अगर डिटेक्ट कर लिया गया, डायग्नोस कर लिया गया, तब तो ठीक है, अदरवाइज जो कंडीशन है वो थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पर बात की गई है कि HPV वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल कैंसर को रोक रहा है, इसके ऊपर स्टडी की गई है। ये स्टडी बेसिकली इंग्लैंड में की गई है। इंग्लैंड में जो बच्चे हैं उनके ऊपर, जो बच्चियाँ हैं जो उनके ऊपर ये पूरी स्टडी की गई है, और वहाँ से ये आंकड़े निकल के आए हैं। लेकिन ये कोई स्टडी पहली बार नहीं है, HPV के ऊपर में इंग्लैंड जो है लगभग 2008 से काम कर रहा है। हमारे यहाँ इंडिया में अभी HPV वैक्सीन को देने की बात की जा रही है, और जिस तरीके से हम बच्चे छोटे होते हैं जब, तो उनको बाकी सारे टीके लगते हैं, उसी तरीके से जो 12 टू हमारे कह लीजिए कि अंडर 18 की जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको HPV वैक्सीन देने की बात की जा रही है, सो दैट आगे चल के भविष्य में सर्विकल कैंसर को रोका जा सके। तो इससे रिलेटेड स्टडी है, इसके बारे में हम देखेंगे, एडिटोरियल में बात करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, कैन ह्यूमन गेट H5N1 बाय कंज्यूमिंग रॉ मिल्क। तो अभी US जो है वहाँ पर US के कुछ 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे केसेस निकल के आए हैं। अभी तक जनरली जो H5N1 है वो नॉन ट्रांसमिटेड है, मतलब कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं था इसका, जानवरों से इंसानों में इसका ट्रांसमिशन नहीं था। लेकिन अभी एक तरीके से केस निकल के आया है US में, जहाँ पर उनके 9 स्टेट्स में कुछ किसान जो हैं, फार्मर्स जो हैं, उनको इस तरीके के H5N1 की वजह से कुछ नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट देखे गए हैं। लेकिन बात की गई है कि क्या ये हेल्थ इम्पैक्ट रॉ मिल्क जो हम जानवर हैं जैसे कैटल्स हैं, गाय वगैरह हैं, अगर उनके वो इन्फेक्शन से क्या है ग्रसित हैं, उनको वो इन्फेक्टेड हैं, और अगर उनका हम रॉ मिल्क ले लेते हैं, रॉ मिल्क मतलब कि बिना पॉस्चराइजेशन के जो हम मिल्क ले लेते हैं, बिना उसको उबाले, बिना उसको ट्रीट किए, अगर ऐसा रॉ मिल्क ले लेते हैं तो क्या जो ये H5N1 है वो एनिमल से ह्यूमन में भी आ सकता है। इसके बारे में पूरी स्टडी की गई है, बताया गया है। तो देखेंगे क्या न्यूज़ है, और अगर ट्रांसमिशन हो सकता है तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि ये एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसमिट हो पाए H5N1। ठीक, तो ये जो है हाइलाइट्स है जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है, और इसके लिए क्या करना है, आज आपको पूरे थ्रू आउट द सेशन बना रहना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके आज अच्छा हम एक तरीके से क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक,
चलिए अब चलते हैं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ क्या है, जीएस पेपर 2 से, पॉलिटी से रिलेटेड है, जहां पर आपको कोई भी एक्ट पॉलिसीज़ आती हैं उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, एक तो पॉलिटी, दूसरी पॉलिसी, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बात की जा रही है कि हमने अभी हाल ही में क्या बनाया, CAA रूल 2024 बनाया। ठीक है, रूल क्यों बनाया, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक्ट पहले ही बना दिया है। अगर बात की जाएगी एक्ट की, तो एक्ट पहले ही सही बना हुआ है CAA के ऊपर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब का है, ये एक्ट है आपका, ये आपका एक्ट कब का है, ये एक्ट है आपका 2019 का। ठीक है, तो CAA जो है 2019 का एक्ट है, और ये एक्ट को अब लागू करने के लिए क्या किया गया है, रूल 2024 लाया गया। क्यों, क्योंकि जब 2019 में ये एक्ट लाया गया था उस टाइम में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे थे, साथ के साथ 2020 में आपका कोविड स्प्रेड हो गया था, इस वजह से ये एक्ट जो है वो लागू नहीं हो पाया था। और फिलहाल क्या किया गया, 2024 में इसके लिए एक रूल ला करके क्या कर दिया गया है, इसको पारित कर दिया गया है और लागू करके एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि क्यों अभी आया, क्योंकि इसमें, इस एक्ट में मेंशन क्या था कि 2019 से पहले जो भी लोग यहाँ पर आ गए हैं, मान लीजिए 3 कंट्रीज़ का बेसिकली यहाँ पे नाम है, कौन कौन सा, एक तो है पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान, और तीसरा क्या है, तीसरा है बांग्लादेश। तो ये जो 3 कंट्रीज़ से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं CAA के लेकर के, उनके बारे में क्या है, उनको नागरिकता देने के बारे में बात की जा रही है। इन 3 कंट्रीज़ में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ क्या है, मुस्लिम बहुल कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है। तो ऐसे जगहों से इन 3 कंट्रीज़ से जो भी लोग आए हैं, कब, 2019 से पहले, उनको क्या दिया जा रहा है, CAA के तहत नागरिकता दी जा रही है, इंडियन नागरिकता दी जा रही है, इंडियन सिटीजनशिप दी जा रही है। ठीक है, मैटर यहाँ पर कहाँ पर आया, मैटर इसलिए आया है क्योंकि 2019 से लेकर के 2025 तक का, 2024 तक का टेन्योर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हमारा अभी फिलहाल में हमने अमेंड किया है सिटीजनशिप का एक्ट, उसमें क्या मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक रह लेता है इंडिया में कंटिन्यू, तो उसको क्या की जाएगी, नेचुरली यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। हम सारे आर्टिकल्स जो हैं सिटीजनशिप के ऊपर, उसको भी अभी हम रिवाइज करेंगे पॉलिटी का। फिलहाल यहाँ पर सिनेरियो समझते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो है 5 साल का ड्यूरेशन 19 से लेकर के 24 तक पूरा हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्ट है अब लागू हो गए हैं, और अब इस एक्ट के तहत जितने लोग आए हुए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, सिटीजनशिप देने का काम शुरू कर रहे हैं। कुछ जो है तरह तरह की इस रूल में गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी। क्या क्या एडवाइजरीज थी, उसमें मैंने बताया था जब ये पूरा मुद्दा आया था 2 महीने पहले, कि एडवाइजरीज में गवर्नमेंट ने बोला था कि कोई व्यक्ति जो यहाँ पर आया है माइग्रेट हो करके, तो एडवाइजरी में क्या है कि कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो है वो हिंदू ही है। तो इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि अगर जो व्यक्ति यहाँ पर माइग्रेट होके आया है, कहीं पर वो टेंट लगा करके, तंबू लगा करके रह रहा है, कहीं पर राहत शिविरों में रह रहा है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आसपास का अगर कोई मंदिर है, कोई पुजारी है, अगर वो उससे सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो मान लिए जाएंगे कि ये हिंदू हैं और क्या है, ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई थी। मतलब लोकल लेवल पे जो मंदिर वगैरह के जो प्रीस्ट हैं उनको ये सारा अथॉरिटी दे दिया गया था कि वो सर्टिफिकेशन दे करके इनको हिंदू मानने के लिए इनको एक तरीके से वैलिडिटी दे सकते हैं कि हाँ ये हिंदू हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट ले करके जो लोग माइग्रेट होके आए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनके पास में जा रहे हैं। हर अलग अलग एरिया में अलग अलग व्यक्तियों को क्या किया गया है, ऑफिसर बनाया गया है, जो कि क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, और अगर उनको लगता है कि वेरीफाई है, ये सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल दिल्ली की बात करेंगे तो मजनू की टीला के पास में बहुत सारे लोग क्या है माइग्रेट होकर के रह रहे हैं, और यहाँ पर क्या है पोस्ट ऑफिस में जो ऑफिसर हैं उनको ये सारी अथॉरिटी फ़िलहाल दी गई है कि वो क्या करें, सारी चीज़ों को एक तरीके से एग्जामिन करें कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है। तो उसके लेकर के एक न्यूज़ आई है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो फैमिली है, ये एक तरीके से पाकिस्तान से आई है, यहाँ पर बहुत टाइम से रह रही है और अभी सिटीजनशिप के लिए इन्होंने अप्लाई किया। इनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ के साथ में इन्होंने अपने नियरेस्ट शिव मंदिर से जो प्रीस्ट हैं वहाँ से उन्होंने एक तरीके से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी ले लिया है कि ये हिंदू हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 40 मिनट्स की पूरी मीटिंग चली है, ऑफिसर के साथ में इंटरोगेशन हुआ, और उसके बावजूद भी इनको नागरिकता नहीं दी गई है। इनको बोला गया है कि आप फिर से नागरिकता के लिए क्या कीजिए, फॉर्म भरिए और फिर से आप रीअप्लाई करिए। मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति हो रही हो, पहली बात तो ये अच्छे से सारी चीज़ें एग्जामिन करने के बाद ही सारी काम किए जा रहे हैं या सिटीजनशिप दी जा रही है। दूसरी बात ये
कि कई बारी देखा जाता है कि कई ऑफिसर्स की मनमानी भी होती है या फिर अनदेखी होती है, काम चलाओ काम टालने के लिए काम करते हैं, और कई बारी वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं कई लोगों के पास में, फिर भी मनमाने तरीके से उनको सिटीजनशिप नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे इनके लिए इश्यूज़ निकल के आ सकते हैं, क्योंकि अब ये पाकिस्तान छोड़ करके यहाँ आ गए हैं, वापस जाने का कोई सेंस बनता नहीं है, और अब यहाँ आ गए हैं और जब तक यहाँ पर इनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तब तक यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं उनके लेकर के क्या है, कुछ भी फ़ायदे उनके उठा नहीं पाएंगे ये। जैसे हमारे यहाँ पे PDS जो सिस्टम चलता है जहाँ पर हम अनाज बांटते हैं दीनदयाल योजना के तहत, तो ये सारी चीज़ें जो है जब तक इनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं हमारी जो गवर्नमेंट चला रही है उनको ये नहीं मिल पाएगा। इस वजह से अभी इनका जो जीवन है वो थोड़ा सा संकट में है। तो ये पूरी न्यूज़ आई हुई है, यहाँ पर आपको चीज़ें काम की ये मिल सकती हैं कि किस तरीके से इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं सिटीजनशिप को लेकर के, नए नए तरीके के, और किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरी न्यूज़ है इसके बारे में क्या मुद्दा है, क्या समस्या है, इसके बारे में डिस्कस किया हमने। अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक किसके बारे में बात की गई है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। और ये मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, 5-6 महीनों से ये चल रहा है, रूल भी बन गया है, तो हो सकता है कि प्रश्न बनने की संभावना हो। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 5 to 11 में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन है। संविधान में जितने भाग हैं, कितने भाग हैं वो आपको बताना है, 22 भाग है लगभग, अभी उसको बढ़ाया गया है। तो इनिशियली 22 भाग थे, उसमें से जो भाग 2 है वहाँ पर क्या है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप्स को लेकर के क्या है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। साथ के साथ में 5-6 तरीके से हमारे यहाँ नागरिकता देने की बात की जाती है, जैसे कि अगर कोई वंशानुगत है, माता पिता में से कोई यहाँ पे रहे हुए हैं तो देसीकरण के थ्रू दे सकते हैं। अगर आप अपने देश के प्रति, इंडिया के प्रति आप क्या करें, अपनी एक आदर सम्मान भावना जो है वो आप रिप्रेजेंट करें, आप उसको क्या कर सके, एक तरीके से प्रदर्शित कर पाए कि हाँ आप क्या है, यहाँ के जो कल्चर है और यहाँ देश जो संविधान है उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। साथ के साथ में बहुत सारे और भी कैटेगरीज है, जैसे कि नेचुरल तरीके से दिया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति होगा जिसको प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जाएगी। तो ये सारे बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं जो मेंशन किए गए हैं इनके अंदर ही कि किस तरीके से दिया जाएगा नागरिकता। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 5 क्या बोलता है, आर्टिकल 5 बोलता है कि संविधान जब से शुरू हुआ है, संविधान कब से लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 से। तो संविधान लागू होने से जो भी भारत की नागरिकता से संबंधित मुद्दे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद से अनुच्छेद 5 में रहेंगे, नागरिकता संबंधित सारे मुद्दे, और प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास भारत में है वो क्या होगा, इसके अंदर आएगा। अधिवास भारत में यानी कि भारत का जो नागरिक होगा, जो भारत में रह रहा है काफ़ी लंबे समय से, या फिर जो भारत में कभी उनके माता पिता रहे होंगे या किसी भी तरीके से भारत से संबंध रखता है, उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीज़ें मेंशन की गई है कि किन बेसिस पे नागरिकता दी जाएगी। तो 3 जो है बेसिस हैं, कौन कौन से, एक तो है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है, भारत के रीजन में, टेरिटरी के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर पैदा हुआ है तो उसको नागरिकता दी जाएगी 5 के तहत, या फिर माता पिता में से कोई एक इस टेरिटरी के अंदर जन्म लिया हो तब। साथ के साथ में अगर प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत क्षेत्र में सामान्य रूप से रह रहा हो। ये जो 5 साल है वो पहले बहुत लंबा ड्यूरेशन हुआ करता था, इसको बार बार अमेंड कर करके क्या किया गया है, अभी इसको 5 साल कर दिया गया है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था सबसे पहला 1955 में आया था। ठीक है, उसके बाद में उसको बार बार संशोधित करके अभी रिसेंट जो है वो 2019 का चल रहा है। और अभी हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो रूल है, ध्यान में रखिएगा, एक्ट नहीं है। रूल 2024 है, CA एक्ट जो है वो 19 का ही है, 2019 का ही है। ठीक, इस तरीके से शब्दों के ऊपर भी UPSC खेलती है और आपको फंसाने का उसका पूरा मन होता है कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बच्चा कोई क्वेश्चन को क्या कर रहा है, डील कर रहा है, ये UPSC की डिमांड होती है। ठीक, तो हमने देखा कि अनुच्छेद 5 के अंदर 3 तरीके से नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 6 में क्या मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 6 में मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उनको नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, इसके बारे में बात की गई है। और पाकिस्तान से भारत आए तो एक डेट रखी गई है 22 जुलाई 1949 की। इसके तहत क्या है, इसके बाद में
जो भी पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको किस तरीके से नागरिकता मिलेगी, उनको क्या ऐसे प्रूफ रखने पड़ेंगे जिसके बाद नागरिकता मिलेगी, इससे संबंधित सारी चीज़ें अनुच्छेद 6 में मेंशन है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान से कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार क्या क्या होंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 7 बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर अनुच्छेद जो है वो अलग अलग तरीके से कुछ कुछ चीज़ें क्या है सिटीजनशिप के बारे में रखता है सारी प्रोविजंस। और आपको भी इसको क्या करना चाहिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है पॉलिटी का, तो आपको क्या करना है, जा करके लक्ष्मीकांत की बुक से ये जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर लेना है, अच्छे से रेडी कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन आपके बन जाएं। ठीक है, अनुच्छेद 8 क्या बात करता है, अनुच्छेद 8 बात करता है कि ये उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो पहले से ही भारत के नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया था, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली थी और वो फिर से भारत के नागरिक होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ क्यों निकल के आई है, क्योंकि निकल के आई है कि कई बारी जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, बहुत सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान में चले गए थे क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स जा रहे थे, रिलेटिव्स जा रहे थे। लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि वो जो देश में लोग चले गए थे वो वापस हमारे इंडिया में आना चाहते थे, तो उनको किस तरीके से वापस यहाँ की नागरिकता देनी है उसको लेकर के प्रोविजंस बनाए गए थे। तो ये जो है बात करता है आर्टिकल 8। ठीक है, उसके बाद में बात क्या की जा रही है आर्टिकल 9 में, कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य में चला गया है और क्या है वो भारत का अगर नागरिक नहीं है, ठीक है, तो फिर व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि अभी किसी को सिटीजनशिप मिली हुई है और अगर वो चला जाता है किसी अलग दूसरे कंट्री की क्या है नागरिकता ले लेता है, तो फिर यहाँ से उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी और वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया जो है वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब 2 मैटर में, कैसे, एक तो राज्यों के अंदर अलग अलग सिटीजनशिप नहीं मिली हुई है हमारे को, हम केवल और केवल भारत के नागरिक बोले जाएंगे, ना कि किसी राज्य के नागरिक। पहली बात, सिंगल सिटीजनशिप किस मैनर में, कई देश ऐसे हैं जहाँ पर डुअल सिटीजनशिप चलती है, मतलब कि मान लीजिए कोई अगर कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका है, तो वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास किसी अदर कंट्री के भी सिटीजनशिप होता है। बट इंडिया में ऐसा है कि एक व्यक्ति जो है केवल और केवल इंडिया का ही सिटीजन है, तो वह इंडिया का ही रहेगा। अगर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो यहाँ की सिटीजनशिप उसकी क्या है, चली जाती है। अगर वो नागरिकता लेकर के वहाँ चला जाता है, कुछ साल वहीं पे बस जाता है, तो यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। ठीक, आर्टिकल 9 में चीज़ें मेंशन है। आर्टिकल 10 क्या बात करता है, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। निरंतरता कहने का मतलब है कि किन बेसिस पे अगर आपको आज नागरिकता दे दी गई है तो किन बेसिस पे वो बनी रहेगी, इसके बारे में बात की जाती है। बेसिस यही है कि अगर मान लीजिए आपने सही से और आप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, संविधान के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, तब तो ठीक है चीज़ें, लेकिन आपसे संविधान जो नागरिकता है वो छीनी भी जा सकती है आर्टिकल 10 के तहत। कब, जब अगर मान लीजिए आप विदेश भाग गए, कोई क्राइम किया आपने वहाँ विदेश में, आपको कोई सज़ा हो गई, या फिर आपने देश की संप्रभुता के साथ में खिलवाड़ कर दिया, किसी दुश्मन देश के साथ आप जा करके मिल गए, तब इन सारी कंडीशंस पे क्या होगा, आर्टिकल 10 के तहत, अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता जो है भारत की वो आपकी छीन ली जाएगी। ठीक, आर्टिकल 11 क्या बात करता है, ये जो है नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने की शक्ति किसको देता है, पार्लियामेंट को देता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 11 जो है वो बात करता है कि नागरिकता के ऊपर कोई भी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास ये शक्ति है। ठीक है, तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक जो है नागरिकता इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। पॉलिटी की क्लासेस हमारी बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, उसमें और डिटेल से हम इन सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, ये बात कर रहा है कलामंडलम जो है वो एक कथकली को चलाने वाली संस्था है, कथकली को प्रमोट करने वाली संस्था है। और यहाँ पर कलामंडलम के साथ में अभी IIT यानी कि IIIT जो है वहाँ पर कोलैबोरेशन हो रहा है और कथकली में AI का किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है इसके बारे में बात की जा रही है। GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ में किस तरीके से कल्चर में टेक्नोलॉजी का एक तरीके से कहना चाहिए कोलैबोरेशन करने की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो बात कहाँ पर की जा रही है, ये IIT जो है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो जो है मिल करके कलामंडलम के साथ एक तरीके से एक सेटअप तैयार कर रहा है, AI मॉडल तैयार कर रहा है, जिसमें कथकली के जो टोटल 24 डांस फॉर्म हैं उनको, मुद्राएं जो हैं उनको किस तरीके से AI के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर में बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए आए कि किस तरीके से संस्कृति में भी अगर मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है,
ठीक है। अगर आपको सपोज ऐसे लिखने के लिए आता है एआई के ऊपर, तो एआई के हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस तो बता ही सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, साइंस के क्षेत्र में हम यूज़ कर रहे हैं, हम इकोनॉमी के क्षेत्र में जो है वहाँ पर भी एआई का यूज़ कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी वगैरह से बचने के लिए एआई काम आ रहा है और ये थ्रेट भी क्रिएट कर रहा है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस को देखने के लिए एआई का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी मिल गया कि कल्चरल चीज़ों को हम बनाने में भी एआई का यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ यहाँ से आपको एक अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। न्यूज़पेपर पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। तो ये जो न्यूज़ है हमने समझी, कलामंडलम के बारे में डिस्प्यूट हमने देखा था कि जो भी वहाँ पे कलामंडलम के जो वहाँ पे हेड थे उस समय में, वो कुछ रेसिज्म को लेकर के, रंग भेद को लेकर के कुछ टिप्पणी हुई थी और वो पूरा इशू चला था। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस समय में। अभी फ़िलहाल जो न्यूज़ आई है वो कथकली के लिए आई है। कथकली इंडिया का जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पूरी न्यूज़ है और कथकली क्या है, उसके क्या स्पेशल है, क्या उसकी विशेषताएँ हैं। साथ के साथ में जो भी हमारे साथ और भी क्लासिकल डांस फॉर्म है हम उसका भी रिविज़न ले लेते हैं। ठीक है, संडे बेसिकली रिविज़न क्लास ही बनाते हैं अब। ठीक, तो सबसे पहले कथकली के बारे में बात की गई है। कथकली है क्या? तो ये एक नृत्य नाट्य शैली है। नृत्य नाट्य शैली मतलब डांस के साथ साथ एक एक्ट भी परफॉर्म किया जाता है, जिसमें डांस के थ्रू या मुद्राओं के थ्रू एक तरीके से एक कहानी, एक ड्रामा, एक एक्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो भारत के राज्य केरल में। हर जो 7 हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा डांस फॉर्म है किस राज्य से संबंध रखता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कथक वहाँ पे रिलेट करता है। अगर आप आंध्रा में बात करेंगे कुचिपुड़ी है, आप तमिलनाडु में बात करेंगे भरतनाट्यम है। इस तरीके से लिंक बिठाना है। ठीक है, तो कथकली एक नृत्य नाट्य शैली है। भारतीय राज्य केरल में इसकी उत्पत्ति हुई है और एक तरीके का ये शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है, और इसकी एक तरीके से स्पेशलिटी क्या है? तो इसकी जो स्पेशलिटी है उसकी वेशभूषा। इतना एक बहुत ही आपने देखा होगा, एक तरीके से फोटो में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से ये जो पूरा इनका ड्रेसिंग सिस्टम है, ड्रेसिंग सेंस है, ये जो इतना बड़ा ये मुकुट रखते हैं और ये फेस पे ये जो कलर किए होते हैं, इसमें भी 2 तरीके के कलर होते हैं, एक रेड होता है और एक ग्रीन कलर होता है। कई लोग होते हैं जो रेड कलर अपने फेस पे पेंट किए होते हैं, कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो ग्रीन कलर अपने फेस पे पेंट किए होते हैं। तो ये जो शौक के लिए रेड और ग्रीन नहीं रखते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये जो कथकली है वो एक तरीके से क्या है, नृत्य नाट्य शैली है। मतलब वहाँ पे एक एक्ट होता है, ड्रामा होता है। तो जो रेड पेंटेड फेस वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेविल वाला पार्ट या फिर जो नेगेटिव रोल को अदा करते हैं, और जो ग्रीन कलर से पेंट हुए हुए लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, जो हीरो होता है उसका पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें फिर बेसिक चीज़ें कई बारी आपको स्टेटमेंट वाइज पूछ ली जाती हैं। बेसिकली कथकली किसके ऊपर में डिपेंड करता है, उनमें कौन सी नाट्य शैली बताई जाती है? तो रामायण और महाभारत में जो कहानियाँ हैं उनके बारे में जो है कथकली में क्या होता है, वहाँ पर चित्रण किया जाता है या डांस फॉर्म या एक्ट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसकी मेन विशेषता क्या है? इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। इसमें क्या बात की गई है कि ये जो है पूरा एक सिस्टम जो है पूरा उसके कॉस्ट्यूम और मेकअप के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब इसकी स्पेशलिटी उनका कॉस्ट्यूम, उनका मेकअप है। बहुत हैवी कॉस्ट्यूम होता है, बहुत हैवी मेकअप होता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हरा कलर को क्या बोला जाता है, यहाँ पे पच्छा बोला जाता है। ठीक है, चाकू को क्या बोला जाता है, काठी बोला जाता है। दाढ़ी जो है उसको ताड़ी बोला जाता है, और मिनुक्कू यानी कि चमकदार चीज़ों को मिनुक्कू कहा जाता है। तो इस तरीके के कई बार टर्म से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, और ये पूछा जा सकता है कि ये सारे टर्म्स जो हैं जैसे कि मिनुक्कू हो गया, पच्छा हो गया, काठी या ताड़ी, इसका संबंध किससे है? तो ये सारे टर्म का संबंध किससे है आपके ध्यान में रखिएगा, ये कथकली से रिलेटेड है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, नर्तकों को प्रदर्शन के लिए जटिल फुटवर्क का और हाव भाव का काम करना होता है। पैरों का बहुत ज़्यादा रोल होता है उसमें, साथ के साथ फेशियल एक्सप्रेशंस का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। जितने भी डांस फॉर्म होते हैं उसमें मेजरली क्या होता है, रस होता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि 9 तरीके के रस होते हैं हमारे पास में, जिसमें हिंदी में बात की गई है कि हास्य रस होता है, वात्सल्य रस होता है, श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस प्रेम को वो करता है, वात्सल्य रस होता है जो ममता को डिफाइन करता है, दिखाता है। तो ये जो डांस फॉर्म है बेसिकली इसी तरीके से काम करता है, फुटवर्क, फेशियल एक्सप्रेशन, और उसके माध्यम से अपने अंदर के जो भाव होते हैं, अगर रौद्र है मतलब कि क्रोध को दिखा रहा है तो उसके वैसे फेशियल
एक्सप्रेशन होंगे, इस तरीके से रस, चेहरे के हाव भाव और जो फुटवर्क का बहुत बड़ा रोल होता है कथकली के अंदर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बाकी इंडिया में जितने भी और क्लासिकल डांस फॉर्म है उसके बारे में एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ से आपके स्पेशली जो स्टेट पीसेस वगैरह होते हैं वहाँ पे मैच द फॉलोइंग में बन जाता है क्वेश्चन। तो देख लेते हैं हम। पहली बात क्या की गई है, सबसे पहले बात की गई है भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम भी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो BTN तमिलनाडु का है। मैं एक कोड वर्ड लिखती जा रही हूँ यहाँ पे। तो तमिलनाडु से ये उत्पन्न हुआ है भरतनाट्यम और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट जो हमारे यहाँ क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें भरतनाट्यम एक है। कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है, ये हुआ है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। इसमें भी फुटवर्क का बहुत बड़ा काम होता है, एक्सप्रेशन का साथ के साथ में क्या होता है, बहुत सारे हिंदू धार्मिक कहानी और पौराणिक कथाओं से लेकर के ये चीज़ें भी रिलेट होती हैं। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा है क्लासिकल डांस फॉर्म कथक। तो कथक कहाँ पर है, ये उत्तर भारत में, उत्तर भारत में भी स्पेशली उत्तर प्रदेश में। तो कथक जो है वो स्पेशली यूपी में ओरिजिनेट हुआ है और ये भी एक तरीके का क्लासिकल डांस है जिसमें फुटवर्क का काम किया जाता है। ठीक है, तेज़ फुटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें आप देखेंगे कि फुटवर्क का और आपके फेशियल एक्सप्रेशन का ही रोल होता है। यहाँ पर बस ये देखते जाइए कि कौन सा डांस फॉर्म और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि आपको मैच करने के लिए आता है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कथक जो हो गया, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का, कथकली कहाँ का है, केरला का, अभी हमने बात की। ठीक है, ये आ गया कथकली केरला से। उसके बाद ओडिसी है, ओडिशा राज्य से, नाम से स्पष्ट है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी एक तरीके का क्लासिकल डांस फॉर्म है। यहाँ पर भी नाटकीय अभिव्यक्ति की जाती है और एक तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन फुटवर्क के थ्रू ये पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये भी केरला से निकल के आया है। तो केरला से दो क्लासिकल डांस फॉर्म निकल के आए हैं, एक तो मोहिनीअट्टम और दूसरा कौन सा है, कथकली। कथकली के बारे में हमने बात की, मोहिनीअट्टम भी केरला का ही डांस फॉर्म है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें ही अंतर होता है और बेसिकली सारी चीज़ें सारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे साथ के साथ में जो नाट्य जो ड्रामा पेश किया जाता है उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों ही केरला से हैं। उसके बाद में आता है मणिपुरी, जो है मणिपुरी, ये मणिपुर से नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो दो स्टेट उड़ीसा और मणिपुर से, ओडिसी और मणिपुरी क्लासिकल डांस फॉर्म है। उसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु से, आपका कथक जो हो गया यूपी से, कुचिपुड़ी आंध्रा से, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला से। इनको याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो जीएस पेपर 2 में आईआर से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसके बारे में बात की जा रही है, किर्गिस्तान के बारे में। क्या है, इंडिया आस्क स्टूडेंट इन किर्गिस्तान टू स्टे इंडोर्स। अभी जो इंडिया के हमारे ऑफिशियल हैं, एक्सटर्नल जो डिपार्टमेंट है, उसने बोला है कि किर्गिस्तान में जो भी हमारे स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो क्या करें, अपने घरों में ही बंद रहें। मुद्दा क्या हुआ है, मुद्दा ये हुआ है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे क्या करने गए थे, मेडिकल की पढ़ाई करने, डॉक्टर बनने किर्गिस्तान में गए थे। ठीक है, अब दिक्कत ये हो गई है कि किर्गिस्तान में कुछ दो ग्रुप्स के बीच में वहाँ पर डिस्प्यूट हुआ और टिकटॉक के माध्यम से जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। किर्गिस्तान के जो वहाँ के लोकल बच्चे, साथ के साथ में इजिप्ट, मिस्र जो है, जो कि अफ्रीकन एक देश है, वहाँ पे उन देश के बच्चों के साथ में और किर्गिस्तान के बच्चों के साथ में ये जो मारपीट हुई, झड़प हुई और वो जो है सोशल मीडिया पे फैल गया। अब यहाँ पर सारी चीज़ें तो दो देशों के बीच में हो रही थी, किर्गिस्तान और इजिप्ट के बीच में, तो इसमें इंडिया कहाँ से बीच में आ गया। इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ पाकिस्तान भी लपेट लिया गया है साथ में। यहाँ पर जनरली क्या है, मुद्दा ये हो गया है कि जो एक तरीके से फेस को देख करके रेसिज्म का यहाँ पर एक मुद्दा निकल के आया है कि इजिप्ट के जो लोग होते हैं वो थोड़े से डल स्किन होती है, इंडियन स्किन टोन जैसी उनकी स्किन होती है, मतलब थोड़ा ब्राउनी होते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होते हैं ना जनरली मोस्टली लोग। और जो किर्गिस्तान के लोग हैं, क्या हैं, किर्गिस्तान के लोग हैं बहुत ज़्यादा फेयर, तो वो अलग से दिख जाते हैं। तो अभी ये जो डिस्प्यूट हुआ उसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इजिप्शियन स्टूडेंट को मार के वहाँ से भगा रहे हैं। अब दिक्कत ये हो गई है कि इजिप्शियन स्टूडेंट
कंटिनेंट के जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के भी कुछ मतलब सिमिलैरिटीज़ है। स्पेशली अगर आप इंडिया की स्किन टोन के बारे में देखेंगे तो वो मैच खाती है इजिप्शियन से। तो वहाँ पर किर्गिस्तान के लोगों को जो भी दिख रहा है, वहाँ के लोकल किर्गिस्तान के लोग से छोड़ करके बाकी अदर कंट्री के जो भी बच्चे दिख रहे हैं उनको वो बहुत ज़्यादा मार मार के भगा रहे हैं, घरों से घुस के, घरों के अंदर से, रूम के अंदर से निकाल के उनको पीटा जा रहा है। इस वजह से अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जितने भी हमारे इंडियन बच्चे हैं वो घर के अंदर ही रहे। मतलब वहाँ पे मुद्दा तो इजिप्ट के साथ था, बट लपेटे में इंडिया और पाकिस्तान के लोग आ गए हैं। तो ये न्यूज़ पूरी निकल के आई है, ठीक है। तो दो देशों के बीच में संबंधों के बारे में ये बात करता है। किर्गिस्तान जो है वो आपके हमारे इंडिया के लिहाज से इम्पॉर्टेंट एक है। क्योंकि ये जो है पूरा एरिया जो है आपका सेंट्रल एशिया वाले पूरे एक तरीके से रीजन में आता है। किर्गिस्तान की सीमा जो जिन देशों से लगती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ताजिकिस्तान दिखेगा, नीचे आपका अफ़गानिस्तान भी है, इधर आपको साइड में चाइना दिख जाएगा, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा कजाकिस्तान, और ये है अपना किर्गिस्तान, ठीक है। तो इसके बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में याद रखिएगा। ये सारी कंट्रीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली मुस्लिम बहुल कंट्रीज़ हैं ये, तो इसलिए भी इस्लामिक यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है निकल करके आया है, तो दो देशों के बीच में संबंधों के ख़राब होने की बात तो है ही। हम देख लेते हैं मैप के थ्रू क्या इसकी एक तरीके से लोकेलिटी है। तो किर्गिस्तान के आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा उज्बेकिस्तान, आपको नॉर्थ में उसके दिखाई देगा कजाकिस्तान, आपको साउथ में किर्गिस्तान के दिखाई दे रहा है ताजिकिस्तान, और उसके बाद आपको इस साइड राइट साइड में दिख रहा है चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, कई बारी कंट्रीज़ का आपको राजधानी पूछ दिया जाता है, कैपिटल पूछ दिया जाता है। कोई भी कंट्री न्यूज़ में रहती है उससे रिलेटेड आपको मैच द फॉलोइंग में चीज़ें मिल जाती हैं। तो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, बिस्केक। बहुत सारे डिक्लेरेशन हुए हैं, बिस्केक डिक्लेरेशन के बारे में हमने बहुत बारी सुना है। तो किर्गिस्तान की राजधानी ही है बिस्केक, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। पूरा मुद्दा क्या था हमने देखा, कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा था स्टूडेंट्स के बीच में, और वो निकल के आया है। अभी आगे इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, इसके ऊपर पूरी बात चलेगी, ठीक। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये जो न्यूज़ है आपके क्लाइमेट से रिलेटेड है, साथ के साथ में हमारे यहाँ एनर्जी कैपेसिटी के बारे में, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। तो जीएस पेपर 3 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मुद्दा क्या चल रहा है, यहाँ पर स्पेशली बात की गई है लिग्नाइट को लेकर के। यहाँ पर बात ये की गई है कि बताया गया है कुछ टॉप, तो 2-3 फैक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। फैक्ट क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कि लिग्नाइट के अगर प्रोडक्शन की बात करें तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ तमिलनाडु जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है किसका, लिग्नाइट का। लिग्नाइट क्या होता है, कोयले का ही एक रूप है। कोयले के 4 रूप हैं, 4 तरीके के टाइप्स हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं, उनकी क्वालिटी और क्या विशेषता है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है लिग्नाइट के बारे में। बोला गया है कि तमिलनाडु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट, ठीक है, इन द कंट्री। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपको गुजरात का नंबर दिख जाएगा और थर्ड नंबर पे आपको राजस्थान दिख जाएगा। यानी कि लिग्नाइट के मामले में ये जो है टॉप 3 कंट्रीज़, 3 स्टेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लिग्नाइट प्रोड्यूस करते हैं अपने यहाँ पे। यहाँ पर मतलब कि ऐसी खदानें हैं जहाँ से लिग्नाइट सबसे ज़्यादा निकल करके आता है, ठीक है। अभी बात ये की गई है कि अकेले केवल तमिलनाडु में ही आप देखेंगे तो 50% लिग्नाइट जो है वो क्या है, 50% लिग्नाइट अकेले तमिलनाडु ही निकाल करके लेके आ रहा है। लेकिन अभी मुद्दा क्या हो गया है, मुद्दा ये हो गया है कि ये जो चीज़ें निकाली जा रही हैं, जो आपके खनन जो हो रहा है उसकी वजह से, माइनिंग जो हो रही है उसका क्लाइमेट के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये बोली गई है कि आज हमारे लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम और ज़्यादा एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ें। मतलब हमें पावर की और ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमने प्रीवियस कुछ क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ के बारे में कि जो बहुत सारे हमारे यहाँ के स्टेट्स हैं जो कि पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और हमें मालूम है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन अभी भी कोल के थ्रू हो रहा है। हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोयले के द्वारा ही अभी हम सबसे ज़्यादा जो है पावर जनरेट करते हैं इंडिया में, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु की इंपॉर्टेंस है। साथ के साथ में एनएलसी और कुछ पीएसयूज़ के बारे में बात की गई है। स्पेशली मेन फोकस किया गया है कि जो माइनिंग कंपनियां निकाल करके लेके आती हैं या जहां पर जो है ये पावर जनरेट होता है कोयले के थ्रू, उनमें मेजर रोल कहाँ है, पीएसयू का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो सार्वजनिक, जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर जो बड़ी बड़ी प्लांट्स है, कंपनियाँ हैं,
वो क्या करती हैं, इस तरीके से माइनिंग के थ्रू लाई गई चीज़ों को क्या करती है, पावर जनरेशन करती है। और पावर जनरेशन के प्रोसेस में ही सबसे ज़्यादा जो होता है क्या निकलता है, धुआं निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं जो कि क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है, अगर आंकड़ों के थ्रू बात की जाए तो बात की गई है कि अभी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया की कैपेसिटी कितनी है, 1 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो है वो अभी PSU के थ्रू पूरी हो रही है, जिसको हमको क्या करना है, बढ़ा करके बाई 2030 कितना कर देना है, 17 गीगावाट कर देना है। तो अभी हम कितने, 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और हमें आवश्यकता कितनी है, हमें आवश्यकता है कितने की, 2030 तक 17 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने की आवश्यकता है थ्रू रिन्यूएबल पावर, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के थ्रू। लेकिन अभी फ़िलहाल रास्ता ऐसा दिखाई नहीं देता है और हमें इसको क्या करना है, कोल के थ्रू, लिग्नाइट के थ्रू ही पूरा करना पड़ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो इसमें बताया गया कि किस तरीके से जो PSUs हैं वो इस तरीके से अपना मैकेनिज़्म रखें कि क्या हो सके, मिटिगेट कर सके अगर वो कोयले और लिग्नाइट की वजह से अगर कोई एडवर्स जो है इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर, जलवायु के ऊपर, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी इन PSU के ऊपर हो और बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो क्या करें, इन सारी चीज़ों को करें। ठीक है, क्योंकि हमारी नीड तो अभी है पावर की, तो हमें ये सारी चीज़ें निष्कर्षण करके कोयले से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, लेकिन ये भी देखना है कि क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। अब देख लेते हैं, लिग्नाइट मुद्दा आया है तो लिग्नाइट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लिग्नाइट क्या है, इसको ब्राउन कोल बोला जाता है। पहली बात तो कोयले के टाइप से आगे हम डिस्कस करेंगे, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, कौन किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिलहाल लिग्नाइट के बारे में बात की जा रही है तो ये एक तरीके का इसको बोला जाता है ब्राउन कोल, यानी कि भूरा कोयला। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें कम कार्बन होता है। मान लीजिए जो क्वालिटी टॉप लेवल का जो कोयला होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, उसके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा कम होती जाती है कोयले की क्वालिटी भी घटती जाती है। तो लिग्नाइट को ब्राउन कोल इसीलिए बोला जाता है, भूरा कोयला इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जो कार्बन सामग्री है वो कम होती है और जो नमी है वो बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, पानी जो होती है, एक तरीके से कहना चाहिए मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कोयले की तुलना में इसकी कम ऊर्जा सामग्री के बावजूद क्या है, लिग्नाइट अभी भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। स्पेशली इंडिया में बात करेंगे तो जो टॉप क्वालिटी का कोयला है एंथ्रेसाइट, उसकी बहुत कमी है। इस वजह से हमको लिग्नाइट और पीट जैसे जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। पीट सबसे ख़राब कोयला माना जाता है और इंडिया में लिग्नाइट और पीट ही सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी मजबूरी भी है कि हमको क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि लिग्नाइट में कार्बन कम होता है तो इसका यूज़ इसलिए भी ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि कार्बन कम है तो कार्बन का निष्कर्षण भी कम होगा, तो ये एक अच्छी चीज़ भी है। बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो बिजली संयंत्र होते हैं वहाँ पर बिजली पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में, एक फ्यूल के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के कोयले क्या करते हैं, जो टॉप लेवल के कोयले होते हैं उनकी तुलना में ये ऊर्जा में थोड़ी कम मात्रा में इनसे ऊर्जा निकलती है, साथ के साथ में भाप पैदा करने के लिए इनको बस जलाया जाता है। ठीक है, ये टरबाइन को चलाते हैं, फिर एनर्जी जनरेट होती है। साइंस में आपने पढ़ा होगा स्कूल में, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो पूरा सिस्टम है वो काम करता है प्लांट में। ठीक है, तो एज अ फ्यूल जो है वो लिग्नाइट का यूज़ किया जाता है। औद्योगिक उपयोग इसका बहुत ज़्यादा है। रासायनिक उत्पादन में जैसे कि आप देख लीजिए, जो टार होता है जिससे वो डामर जिसको बोला जाता है, वो उसका यूज़ करके रोड वगैरह बनाई जाती है। साथ के साथ में फिनॉल, मतलब बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जैसे केमिकल्स भी हैं वो भी लिग्नाइट का यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके के क्या है, यूजेस हैं लिग्नाइट के, ऊर्जा पैदा करने के लिए, औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए, पर्यावरण के विचार को। और तो यहाँ पर जो पूरा मुद्दा हम डिस्कस करें वो पर्यावरण को लेकर के ही कर रहे हैं। पर्यावरण से रिलेटेड क्या है कि लिग्नाइट जो है ऊर्जा संसाधन तो है, लेकिन इसके जलने से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषक निकलते हैं जो कि पर्यावरण को क्या करते हैं, चुनौती देते हैं, एक तरीके से थ्रेट क्रिएट करते हैं हमारी जलवायु के लिए। इस वजह से अभी यहाँ पर एक कंसर्न निकल के आया है। ठीक, तो ये हुआ लिग्नाइट के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पर बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है इंक्रीजिंग हीट के और साथ के साथ में मॉइस्चर को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा जो कोयला है वो अच्छी क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का, और कौन से कोयले की क्वालिटी ख़राब है। तो अगर हम बात करें सबसे अच्छी क्वालिटी का तो ये रहा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट को बोला जाता है हार्ड कोल। हार्ड कोल बहुत ज़्यादा हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 90% के
के अराउंड कार्बन होता है इसमें, ठीक है। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, ये होता है एंथ्रेसाइट। इसके बारे में लिखा गया है हाईली डिजायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट। तो इसमें हीट सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन सबसे ज़्यादा होता है और जो सल्फर है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इस वजह से एंथ्रेसाइट बहुत ही उच्च कोटि का कोयला है। उसके बाद आता है बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट को बोला जाता है हार्ड कोल, बिटुमिनस को बोला जाता है सॉफ्ट कोल। अगर आप बात करेंगे तो ये इसकी तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, कार्बन की मात्रा इसमें थोड़ी कम होती है, लेकिन अच्छा ये भी होता है एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट एंड लार्ज सप्लाई नॉर्मली हैज़ अ हाई सल्फर कंटेंट। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे यहाँ पे अगर मान लीजिए वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बिटुमिनस का होता है, सॉफ्ट कोल बोला जाता है। इफ़ेक्टिव है ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा हीट होती है, लेकिन इसमें सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा होता है। एंथ्रेसाइट में सल्फ़र नहीं पाया जाता। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट वाइज बनते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बिटुमिनस में सल्फ़र सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बिटुमिनस का यूज़ सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनकी मात्रा जो है हमारे एक तरीके से जो पूरा हमारा जो संसाधन के रूप में देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में बिटुमिनस उपलब्ध हैं, इस वजह से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इस वजह से। लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे पीट और लिग्नाइट जैसे कोयले ज़्यादा मिलते हैं, कहीं कहीं पर ही बिटुमिनस के अच्छे भंडार हैं हमारे यहाँ पे, तो ये भी हमारे लिए एक थोड़ा सा कंसर्न रहता है। उसके बाद थोड़ा सा और कम क्वालिटी की तरफ जाएंगे तब लिग्नाइट का नंबर आएगा। लिग्नाइट ब्राउन कोल बोला जाता है। इसमें सल्फ़र जो होता है बहुत कम होता है, साथ के साथ में कार्बन की भी मात्रा उसमें धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक। और सबसे ख़राब क्वालिटी होती है पीट की, इसको कोल माना ही नहीं जाता है, ठीक है। तो ये जो है 4 टाइप्स हैं कोयले के। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, देन बिटुमिनस, बिटुमिनस लिग्नाइट, उसके बाद सबसे ख़राब क्वालिटी पीट की है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एंथ्रेसाइट को हार्ड कोल बोला जाता है, बिटुमिनस को सॉफ्ट कोल बोला जाता है, लिग्नाइट जो है वो ब्राउन कोल बोला जाता है और पीट को कोयला कंसिडर ही नहीं किया जाता, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। एंथ्रेसाइट में देखा सल्फ़र बहुत ज़्यादा सल्फ़र जो है वो बिल्कुल नहीं होता। बिटुमिनस में सल्फ़र बहुत ज़्यादा होता है और साथ के साथ इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज़ भी बहुत किया जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या था। फिर हमने प्रीलिम्स के लिहाज से सारी चीज़ें डिस्कस की। अगला एडिटोरियल हमारा जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, आरबीआई का रेगुलेशन जो है एनबीएफसी के ऊपर, उसके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली ये जो एडिटोरियल है वो गोल्ड लोन के बारे में बात करता है और अभी रिसेंट में कुछ इश्यूज़ निकल के आए हैं कि जो एनबीएफसीज़ हैं उनको बोला गया है गोल्ड लोन जो है वो ये देती हैं, मतलब कि गोल्ड रख के उसके बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ आरबीआई ने कैपेसिटी डाल रखी है कि अगर कोई व्यक्ति है जितना वो गोल्ड देता है उसके गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उसका 75% ही लोन के रूप में एनबीएफसीज़ को देना चाहिए। लेकिन अभी मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि जो एनबीएफसीज़ है वो उसकी जगह पे 90 to 95% लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब एनबीएफसीज को जो आरबीआई के थ्रू रेगुलेशंस और एक तरीके से हिदायतें दी गई हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इससे रिलेटेड ये एक न्यूज़ आई हुई है। इस वजह से क्या है, ये टॉपिक और एनबीएफसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो पूरा बात की गई है वो केवल और केवल गोल्ड लोन के बारे में बोली गई है, तो इसलिए टाइम वेस्ट करने का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। हम अपने प्रीलिम्स के लिहाज से एनबीएफसी को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो एनबीएफसी होती क्या है, देखिए 2 टाइप के बैंक होते हैं। एक शेड्यूल बैंक होते हैं जो कि क्या होते हैं, आरबीआई की जो सूची होती है एक एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट के तहत वो लिस्टेड होते हैं, ठीक है। साथ के साथ में कुछ नॉन लिस्टेड बैंक्स होते हैं जो बैंक की तरह काम करते हैं लेकिन वो आरबीआई में लिस्टेड नहीं होते हैं, तो उनको बहुत एक तरीके से बहुत सारी सुविधाएँ भी, बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। एनबीएफसी क्या है, बैंकिंग की तरह ही है लेकिन बैंकिंग से अलग है। क्यों? क्योंकि इनको लाइसेंस नहीं मिला होता है बैंकिंग का, इस वजह से ये बहुत सारे काम बाकी बैंकों की तरह नहीं करते हैं। लेकिन बेसिकली इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है लोगों को जो लोन प्रोवाइड कराने के लिए। जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बैंक नहीं पहुँच पा रही या फिर बैंकिंग सुविधा नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस, जो सूक्ष्म वित्तीय बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, इनको पैसे देते हैं और ये रीजनल लेवल पे सुदूर क्षेत्रों में क्या करते हैं, लोगों को ऋण प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लोकल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में एनबीएफसी का काम है। मतलब एक तरीके से लोन प्रोवाइड करवाना एनबीएफसी का काम है। कहाँ पर, सुदूर क्षेत्र जहाँ पर अभी भी बैंकिंग फैसिलिटी बहुत अच्छे से नहीं पहुँच पाई है, जनरली वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है।
इनको क्या बोला जाता है, गैर बैंक वित्तीय कंपनियां। गैर बैंक क्यों, क्योंकि जो बैंकिंग एक्ट है, बैंकिंग एक्ट के तहत ये लिस्टेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इनको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बोला जाता है। कंपनी एक्ट 1956 जो है उसके तहत इनको थोड़ा बहुत रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के थ्रू। साथ के साथ में सेबी वगैरह हो गए, वो भी टाइम टाइम पे इनको रेगुलेट करते हैं। तो कुछ रेगुलेशंस आरबीआई लगा देती है, कुछ रेगुलेशंस सेबी जैसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इनके ऊपर में लगाते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, लोन देने का काम होता है। जो एनबीएफसी है और जो नॉर्मल बैंक्स हैं उनमें डिफरेंस भी यही है कि जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं, यहाँ पर डिफरेंस लिखा गया है, नॉर्मल बैंक्स क्या होती हैं, आपसे डिमांड डिपॉजिट भी लेती हैं, आपसे क्या करती हैं, जो फिक्स डिपॉजिट भी लेती हैं। अब इसके बीच में डिफरेंस क्या है, फिक्स डिपॉजिट मतलब आपने अपना पैसा कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम लिमिट के लिए जमा कर दिया है, आप उसको बीच बीच में नहीं निकालेंगे। पर डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि डेली बेसिस पे, जैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं, तो डेली आप क्या कर रहे होते हैं, 2-4 दिनों में या फिर महीने में, हफ्ते में आप पैसे निकाल सकते हैं, बैंक से डिमांड कर सकते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट वो होता है। तो नॉर्मल बैंकिंग जो होती है वहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट की आपको सुविधा मिलती है, आपने आज पैसे जमा किए, 4 दिन बाद आपको ज़रूरत है, आपने निकाल लिए। बट एनबीएफसी जो होती हैं वो डिमांड डिपॉजिट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, केवल और केवल फिक्स डिपॉजिट लेती हैं। साथ के साथ में उनका काम ऋण प्रोवाइड करवाने का होता है, ना कि आपसे डेली बेसिस पे पैसा लेन देन करने का। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है कि एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, और बैंक जो होती हैं वो कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। तो बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट आपकी एक्सेप्ट करती है, एनबीएफसी नहीं करती है। एनबीएफसी जो है, डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय एनबीएफसी इज़ नॉट इंश्योर्ड, जो कोई इंश्योरेंस नहीं होता। लेकिन बैंक जो डिपॉजिट आपके जो एक्सेप्ट करता है उसमें 1 लाख तक का आपको एक तरीके से इंश्योरिटी में, आपको एक तरीके से डिपॉजिटर के रूप में 1 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से लेन देन वगैरह कर सकते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उसके बाद एनबीएफसी आर नॉट एलिजिबल फॉर पेमेंट सिस्टम, बट बैंक कैन इशू चेक ड्रॉन और देमसेल्फ। तो पेमेंट सिस्टम मतलब क्या, कि जो एनबीएफसी वगैरह है वो आपके चेक वगैरह जारी नहीं करती हैं, लेकिन जो नॉर्मल बैंकिंग होती है उसमें आप चेक के थ्रू भी पैसा ले सकते हैं या जमा कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएँ होती हैं। ठीक है, तो पेमेंट सिस्टम के लिए तरह तरीके के मल्टीपल ऑप्शंस आपको नॉर्मल बैंक में मिलते हैं, बट एनबीएफसी में पेमेंट सिस्टम का कोई लोड नहीं है। वहाँ पर केवल और केवल आपको ऋण दिया जाता है और एक टाइम के लिए ही आपसे पैसे लिए जाते हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में। ठीक है, वो भी एनबीएफसी का दूसरा टाइप है जहाँ पर डिपॉजिट लिया भी जाता है, तो केवल और केवल फिक्स डिपॉजिट के रूप में। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो डिमांड डिपॉजिट एनबीएफसी से नहीं लिया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एनबीएफसी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसा मैंने बताया कि सुदूर क्षेत्रों में लोन देने का काम होता है, तो वो लोन किसी भी तरीके का हो सकता है, वो गोल्ड लोन हो सकता है, वो हाउसिंग लोन हो सकता है, घर बनाने के लिए कई लोग लोन लेते हैं, और बहुत सारे तरह तरीके की चीज़ों के लिए एनबीएफसीज बनी होती हैं। तो एनबीएफसीज के टाइप में अगर आप देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ होंगी, एसेट फाइनेंस कंपनियाँ, साथ के साथ लोन कंपनी आपको मिलेगी, माइक्रो आपको मोटो ग्रेस गारंटी कंपनी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग काम को करने के लिए एनबीएफसी के थ्रू अलग अलग बहुत सारे क्या है कंपनियां बनाई गई हैं, जो कि क्या करती हैं, अलग अलग फील्ड में लोन देने का काम करती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एनबीएफसी के बारे में क्वेश्चन आपसे बन सकता है और डिफरेंस पूछा जा सकता है एनबीएफसी और नॉर्मल बैंकिंग के ऊपर, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब चलते हैं अगले इस इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ। जीएस पेपर 2 में जो रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन की बात की गई है, चाबहार पोर्ट से रिलेटेड है। ऐसे तो ये न्यूज़ हमने अभी 2-3 दिन कंटिन्यूस से डिस्कस की है। बात क्या है कि हम इंडिया और ईरान दोनों मिलकर के अगले 10 साल के लिए क्या कर रहे हैं, चाबहार पोर्ट के साथ, चाबहार पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, और इसके ऊपर में इंडिया के एक कंसर्न निकल के आया है यूएसए का सैंक्शन, क्योंकि वो क्या है, ईरान के ऊपर यूएसए का सैंक्शन लगा हुआ है। एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन करके JCPOA करके एक ग्रुप बना हुआ था, ठीक है, जिसका पार्टिसिपेंट था कौन, ईरान। इसके बारे में एक थोड़ा सा आप हिस्ट्री जान लेते हैं। ये तो था जॉइंट जो यहाँ पर कॉपरेशन बना हुआ था
प्लान ऑफ एक्शन था ये, इसमें ईरान भी सदस्य था और इसमें क्या था, यूएसए भी सदस्य था, ठीक है। लेकिन जब से ईरान ने क्या किया, यूरेनियम का संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट का काम किया, बहुत सारी चीज़ें यूएसए ने बोली, उनके बहुत सारे कहने चीज़ों को, लिमिटेशंस को ईरान ने नहीं माना, डिस्प्यूट हुआ। इस JCPOA से 2018 में यूएसए बाहर निकल गया और तब से यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर में लगा दिए, ठीक है। तो ये यूरेनियम के संवर्धन से रिलेटेड मुद्दा निकल के आया था और ये धीरे धीरे डिस्प्यूट बढ़ता गया और अभी फ़िलहाल ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। जब ये सैंक्शन लगा था तब इंडिया ने क्या किया था, ईरान के साथ ऑयल जो इंपोर्ट हम करते थे उसको हमने कम कर दिया था, लगभग ज़ीरो कर दिया था। बट यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी जो है यूएसए बार बार डराने की कोशिश कर रहा है हमको कि हम सैंक्शन के अंदर, दायरे के अंदर आते हैं और जो 10 साल का एग्रीमेंट किया है वो भी सैंक्शन के अंदर आता है, तो भविष्य में इंडिया को इससे नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस एडिटोरियल में बात क्या की गई है कि इंडिया और ईरान के रिलेशन कितने मजबूत हैं। लगभग 1970 के समय से, हमारे 1970 के समय से हमारे जो व्यापार संबंध एक तरीके से स्थापित होने शुरू हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वोकली, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे टाइज नहीं थी। उसके बाद में 1993 में PV नरसिम्हा राव जी के बाद फिर सारे जो LPG रिफॉर्म्स हुए, उनको ध्यान में रखते हुए जो इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में ईरान के साथ चीज़ें बढ़ी। उसके बाद 2003 में अटल बिहारी जी की जब गवर्नमेंट थी, उस समय में जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हुए, ठीक है। उसके बाद में ही ये सारी चीज़ें निकल के आई, जब हम ईरान में बहुत सारे पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, ईरान में हम रोड भी बना रहे हैं बहुत सारे, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो निकल के आई। मतलब बताया गया कि एक हिस्ट्री रही है हमारी और हमने आज नहीं, बहुत सालों में ये जो ईरान के साथ रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश किए हैं। दूसरी बात इसमें क्या बता गई है कि जो भी हमारे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं ईरान के साथ में, तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है ईरान को लेकर के कि जो हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न क्यों है ईरान के साथ में, और ये चाबहार के साथ एग्रीमेंट हमारे लिए काम का इसलिए है क्योंकि इंडिया को सीधे सीधे व्यापार करने का यहाँ से रीच मिल जाएगा अगर हमने यहाँ पर चाबहार पोर्ट को डेवलप करके और अपने रेगुलेशन में ले लिया। यहाँ से दो रास्ते निकलेंगे कहाँ, बेसिकली पहला रास्ता तो सीधे सीधे अफ़गानिस्तान की तरफ निकल रहा है और इस जो एडिटोरियल में मेजरली जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर ही फोकस किया गया है। बात की गई है कि जब अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट हुआ करती थी वहाँ पर, तो उस समय में हमारे यहाँ से 2013 के आसपास में हमारे इंडिया के साथ उनके रिलेशंस अच्छे खासे थे। जब भी हमको कोई चीज़, अनाज, क्रॉप है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट करनी होती थी, बहुत इजीली एक्सपोर्ट हो जाता था। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ कि जैसे जैसे यूएसए ने अपने ट्रूप्स, अपने सैनिक वहाँ से हटाए, उसके बाद अफ़गानिस्तान में कौन आ गया, अफ़गानिस्तान में यहाँ पर आ गया तालिबान, ठीक है। तो तालिबान जब से आया उसके साथ में इंडिया के रिलेशन क्या है, अब व्यापारिक अगर आप रिलेशन की बात करेंगे तो तालिबान के आने के बाद से अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो व्यापारिक रिलेशन थोड़े से कम हो गए हैं या एक तरीके से ख़त्म ही हो गए हैं इंडिया के, ठीक। लेकिन अभी जब तालिबान के आने के बाद फूड क्राइसिस हुआ था, उस समय में क्या हुआ था, पाकिस्तान के थ्रू हम अपना अनाज भेजना चाह रहे थे अफ़गानिस्तान में, विद एक हेल्पिंग हैंड होने की कोशिश कर रहे थे, बट पाकिस्तान ने क्या किया था, अनाज भेजने से मना कर दिया था क्योंकि इंडिया के जस्ट पास में पड़ोसी पाकिस्तान है और पाकिस्तान से हो करके अफ़गानिस्तान का रास्ता जा रहा था। तो क्या हुआ था, पाकिस्तान ने हमको क्या कर दिया था, अनाज भेजने से रोक दिया था। तब हमने चाबहार पोर्ट के थ्रू ही क्या किया था, यहाँ पर अफ़गानिस्तान को अनाज भेजा था। तो चाबहार पोर्ट का हमारा संबंध जो है केवल यूरोप के लिहाज से या फिर रशिया के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बात करेंगे तो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और स्पेशली तालिबान की स्थिति सुधारने के लिए अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप देखिए तो वहाँ पर हमारे लिए चाबहार पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इस एडिटोरियल में बात की गई है कि बहुत सारे हमारे लिए डिफरेंट एंगल हैं चाबहार पोर्ट के, बहुत सारे एक तरीके से हमारे लिए महत्व है बहुत ज़्यादा। तो अभी वो टाइम नहीं है कि हम यूएसए के सैंक्शन के डर से पीछे हट जाएं, ठीक। क्योंकि एक तो यूरोप के साथ में चीज़ें बन रही हैं, सीधे सीधे यहाँ से एक जो निकल के जाएगा आपका कॉरिडोर जाएगा जिसको बोला जाता है नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, NSTC बोला जाता है। ये क्या होता है, सीधे सीधे आपको लिंक एक्सेस दे देता है व्यापार करने का, किसके साथ में, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में। साथ के साथ अगर आप यहाँ देखेंगे इंडिया, साथ के साथ ये ईरान के बाद यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ भी आपको अगर चाबहार पोर्ट यहाँ पर डेवलप हो जाता है तो इनके साथ आपको सीधा व्यापार करने का एक तरीके से एक्सेस
एडवांटेजेस मिल जाएगा। तो मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जो कि इस्लाम बहुल है उनके साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चाबहार पोर्ट का हमारे लिए महत्व बहुत ज़्यादा है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोला गया है कि अब ये टाइम नहीं है कि पीछे हटा जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है वो पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में चाइना जो है वो क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट बना रहा है, हमने बात की थी। और ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है, तो मतलब बहुत पास है। यहाँ पर एक तरीके से थ्रेट जो है चाइना क्रिएट कर सकता है। इस दिशा में भी सोचते हुए हमको क्या करना है, चाबहार पोर्ट के ऊपर फोकस देने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ की जो एक कंपनी है साथ के साथ में जो ईरान की जो कंपनी है वो दोनों मिल करके क्या करने वाले हैं, चाबहार को रेगुलेट करने वाले हैं। साथ के साथ में बात की गई है कि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ व्यापार की दृष्टि से इस चाबहार पोर्ट का ही महत्व नहीं है। हमने ईरान के साथ में बहुत सारे क्या किए हुए हैं, अलग अलग रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी भी बैठा रखी है। एक दुल्हस्ती जो पोर्ट है, पोर्ट का जो चाबहार पोर्ट का ही दो भाग है, एक तरीके से दो छोर कह लीजिए, वो दुल्हस्ती जो है शाहिद दुल्हस्ती, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डेवलप कर रहे हैं। ये पुराना बहुत बड़ा हमारा एक तरीके से एग्रीमेंट है ईरान के साथ में। साथ के साथ में ईरान में हम रोड वगैरह भी बना रहे हैं, जिसके ऊपर में जब यूएसए ने सैंक्शन लगाया था तब हमें वो सारे काम रोकने पड़े थे। तो कहीं ना कहीं ईरान और इंडिया के संबंध उस समय में थोड़े से कम हो गए थे, पीछे चले गए थे, एक स्टेप बैक कर लिया था हमने। लेकिन अब वो टाइम नहीं है कि हम क्या करें, स्टेप बैक करें, क्योंकि अभी हमारे जो कंसर्न है वो यूरोप के साथ व्यापार का भी है, साथ के साथ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ संपर्क बिठाने का भी है, स्पेशली अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चाबहार के ऊपर में यह एडिटोरियल आया था जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब चलते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ क्या है, जीएस पेपर 3 में साइंस से रिलेटेड है। बात की जा रही है एचपीवी वैक्सीन के बारे में। एचपीवी वैक्सीन किस तरीके से प्रिवेंट कर सकता है सर्वाइकल कैंसर को। जो स्त्री जननांग होते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही कैंसरस चीज़ें निकल के आती हैं। और क्यों निकल के आती हैं, क्योंकि हम एक तो प्री जो एज होती है जिस टाइम पे ये एचपीवी वैक्सीन वगैरह दे करके इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता था, उस समय में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। साथ के साथ इंडिया में अभी ये वैक्सीन इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे उपलब्ध नहीं है, अगर उपलब्ध भी है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अभी इसके ऊपर में बात चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जो एचपीवी वैक्सीन है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को लगाने वाली है, जो कि कहाँ पर 12 तो लेकर के 18 ईयर एज ग्रुप की जो बच्चियाँ हैं उनको ये एचपीवी वैक्सीन लगाने के लिए गवर्नमेंट बात कर रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट भविष्य में जो ये सर्वाइकल कैंसर है उसको रोका जा सके। तो इसके ऊपर एक स्टडी निकल के आई है। स्टडी कहाँ पर की गई है, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में 2008 से इस पर काम हो रहा था। और अभी जब स्टडी निकल के आई 1990s के बाद से इस पर काम ज़्यादा शुरू हुआ इंग्लैंड में। और अभी ये देखा गया है कि जिन बच्चियों को 12 से 18 साल एज ग्रुप के अंदर अंदर एचपीवी वैक्सीन लगाया गया है उनमें 90% जो है सर्विकल कैंसर के मामले कम हुए हैं, रुके हैं, और वो इस समस्या से भविष्य में खतरा ना हो इससे वो बच गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक रिसर्च की गई है। अब हमारे यहाँ भी जो है एचपीवी वैक्सीन के बारे में रिसर्च चल रही है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे चल के आपको डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी है और हमारे इंडिया में कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा हैं। डायबिटीज़, हेपेटाइटिस और कैंसर 2-3 ऐसी बीमारियां, साथ के साथ ट्यूबरकुलोसिस, 3-4 ऐसी बीमारियां हैं जो कंटिन्यूसली न्यूज़ में आती रहती हैं। ये कंसर्न का कारण आपकी बनी होती हैं। ठीक, तो एचपीवी टीकाकरण के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। तो एचपीवी जो वैक्सीन है ह्यूमन, इसका नाम क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन इसका पूरा नाम है। यह जो है काम क्या करता है, ये एक तरीके से ये जो है शॉट्स की एक श्रृंखला है। ठीक है, ये क्या करती है, आपको एचपीवी संक्रमण होने से बचाती है, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होने से बचाती है ये वैक्सीन। ठीक है, और ये वायरस क्या करते हैं, कैंसर को कॉज करते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एचपीवी का फुल फॉर्म ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन लग रही है जिसको बोलते हैं एचपीवी वैक्सीन। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। किस एज ग्रुप के लोगों को लगाया जा सकता है, तो 9 to 26 ईयर के लोगों को इसको लगाया जा सकता है। आइडियल जो एज है वो बिलो 18 है, बिलो 18 तक लग जाए तो बहुत अच्छी बात है।
अदरवाइज 26 की एज तक भी लगाया जा सकता है, स्पेशली महिलाओं को। ठीक है, HPV टीका गर्भावस्था के दौरान नहीं दिया जाता है, ये एक चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि 200 से अधिक जो भी वायरस हैं, एक ग्रुप होता है इस HPV के अंदर, मतलब 200 से अधिक वायरस का एक ग्रुप है जो कि HPV वायरस है। अलग अलग तरीके से आपके बॉडी को क्या करता है, एक तरीके से इफ़ेक्ट करता है। और कैंसर क्या होते हैं, जब आपकी बॉडी में सेल्स बहुत ज़्यादा, मल्टीपल सेल्स जो बढ़ने लग जाते हैं, घाव हो जाता है, अंदरूनी चीज़ें हो जाती हैं, इसकी वजह से कैंसर जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो HPV बेसिकली काम क्या करता है, एक तरीके से जो सर्वाइकल कैंसर है उसको बढ़ाने का काम करता है, और HPV वैक्सीन के थ्रू उसको एक तरीके से रोका जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। ठीक, 95% से अधिक जो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो HPV के कारण ही होता है। तो 95% जो कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का कारण कौन है, HPV वायरस ही है। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है H5N1 के बारे में। H5N1 के बारे में हमने डिस्कस किया था कि केरल में बर्ड फ्लू हुआ। केरल में जो डक का जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर ये इसके केसेस बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं ना, और अभी देखा गया है, कल परसों में भी ये सब न्यूज़ आ रही थी कि इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ रहा है। US के कुछ 9 ऐसे स्टेट्स हैं, जो यूनाइटेड स्टेट है, बहुत सारे राज्यों से मिलकर के बना है, राज्यों का संघ, तो 9 स्टेट्स में इस तरीके के मामले निकल के आए हैं। अभी तक फिलहाल ये माना जाता था कि H5N1 जो वायरस है वो केवल और केवल एनिमल में होता है, ह्यूमन ट्रांसमिशन की कोई भी इस तरीके की न्यूज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर US में चीज़ें निकल के आई हैं कि जो किसान हैं, जो इन कैटल्स के बहुत सीधे संपर्क में आ रहे हैं, उनको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर में पूरी रिसर्च चल रही है। साथ के साथ ये बोला गया है कि क्या जो कैटल्स इस वायरस से संक्रमित है, अगर हम उनका कोई दूध लेते हैं या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे चीज़ हो गया, मक्खन हो गया, ये सारी चीज़ें, तो क्या वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है क्या ये वायरस, इसके ऊपर में स्टडी की गई है, रिसर्च अभी और जारी है। अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई भी चीज़ निकल के नहीं आया जिससे ये पुष्टि की जा सके कि जो हमारे यहाँ पे H5N1 है या फिर वर्ल्ड वाइड जो H5N1 है वो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है। अभी इसके बारे में कुछ भी एक तरीके से श्योर स्टडी नहीं आई है, रिसर्च इसके ऊपर बहुत अभी करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल ये बोला गया है कि जो रॉ मिल्क होता है, हो सकता है कि रॉ मिल्क जिसको हमने अच्छे से गर्म नहीं किया है, हीट नहीं किया है, तो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स रह जाएं जिसकी वजह से जो ह्यूमन है उसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। फ़िलहाल इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, इससे रिलेटेड न्यूज़ निकल के आई है। जब रिसर्च होगी, इस पर कुछ चीज़ें निकल के आएगी तो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेन जो हम डिस्कस किसको करने वाले हैं, बर्ड फ्लू को, क्योंकि H5N1 है, एक तरीके का बर्ड फ्लू बोला जाता है इसको, और ये जनरली जो है वो पक्षियों में होता है, जानवरों में होता है। अभी तक इसके ह्यूमन में ट्रांसमिशन की कोई भी चीज़ें निकल के नहीं आई है। ये क्या होती है, बर्ड फ्लू इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बर्ड कॉज्ड बाय एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस होता है। तो इन एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में भी आपने सुना है, जिसको क्या बोला जाता है, टाइप A वायरस बोला जाता है। इसमें बहुत सारे सब टाइप्स भी हैं, और जो अभी हमने H5N1 देखा वो भी एक तरीके का क्या है, बर्ड फ्लू ही है। ठीक है, और बहुत सारे कैटल्स में भी होता है। इनिशियली जो है वो भालू में, शेर वगैरह में देखा गया था, उसके बाद से हर कैटल में अब ये दिखाई देने लगा है। तो कोई भी टॉपिक है उसको थोड़ा सा उसके बारे में जा कर के उसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है। H5N1 की उत्पत्ति लगभग 1996 में चाइना में, कोई भी वायरस निकल के आता है सबसे पहले यही निकल के आता है। 1996 में सबसे पहले ये देखा गया था, फिर इंडिया में 2015 में, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल जैसे राज्यों में दिखाई दिया, और अभी जो है इसका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2020 के बाद से ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इन सारे कंट्रीज़ में और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर भी ये पहुँच चुका है। ठीक है, 1996 में ओरिजिनेट हुआ था। इसको क्या बोला जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 या फिर H5B1। दो टाइप के हैं, एक तो H5N1 है, दूसरा क्या है, H5B1 है। तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू एक तरीके से बोला जाता है। ठीक है, क्या है, ये रोगजनक वायरस है जो कि मुख्य रूप से पक्षियों में फैलते हैं, उसके बाद जितने भी स्तनधारी जो जानवर होते हैं उनमें ये फैलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो भी टॉपिक था उसको हमने डिस्कस कर लिया। जो न्यूज़ आई थी आज प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पर एक सेशन लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी टॉपिक्स थे बहुत अच्छे से इन डिटेल हमने चर्चा की है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।